नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन कहानीकारों की। प्रेमचंद के युग में कौन कौन से कहानीकार हुए और उनकी कहानियाँ किस विषय को लेकर के चली, उसमें कथ्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से क्या परिवर्तन आता गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जहाँ एक और जीवन की, समाज की विविध समस्याओं को सामने रख करके कहानियों की रचना करते हैं, तो एक परंपरा प्रेमचंद की परंपरा बन जाती है और इस परंपरा का पालन इस युग के अन्य कवियों ने भी किया। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की बात कर सकते हैं हम, भगवती प्रसाद वाजपेयी की बात कर सकते हैं, उपेंद्रनाथ अश्क की बात कर सकते हैं, जो प्रेमचंद युग की परंपरा के, प्रेमचंद परंपरा के कवि कहानीकार कहलाए। और इसी के समानांतर दूसरी एक परंपरा हमें प्रसाद की मिलती है, जयशंकर प्रसाद की परंपरा, जहां प्रेमचंद एक आदर्श को लेकर के चलते हैं, सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं, सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं। वहीं इनके युग के, इनके समकालीन जयशंकर प्रसाद, जो मूलतः कवि रहे, जिनके पास एक संवेदनशील कवि मन है, जो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवियों के रूप में, आधार स्तंभ कवियों के रूप में जिनकी पहचान रही, कामायनी जैसे कालजयी महाकाव्य की जिन्होंने रचना की, तो प्रसाद गद्य के क्षेत्र में, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जहां प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, वहीं इनके समकक्ष जयशंकर प्रसाद रोमानी कहानियां लेकर के आते हैं। उनकी कहानियां स्वच्छंदतावाद से प्रभावित है। वे कहानियों में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। तो 1916 से लेकर 1936 तक का जो युग है, ये पूरा प्रेमचंद युग कहलाता है, और जिसमें प्रमुख कहानीकार के रूप में हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कविता की रचना की, नाटककार भी हुए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना की, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। परंतु कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के समकक्ष होते हुए भी वे एक कविता जगत से आने के कारण, एक कवि हृदय के होने के कारण, एक रूमानी स्वभाव के कवि रहे। इन्होंने अपनी, चाहे इनकी हम नाटक देखें, चाहे हम उपन्यास देखें या कहानियां देखें, उनमें प्राचीन और नवीन के मध्य एक सामंजस्य स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। तो इन प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाले कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद हमारे समक्ष दिखाई देते हैं। सामयिक समस्याओं के साथ ही प्रेम व सौंदर्य, राग एवं द्वेष जैसी वृत्तियों को प्रस्तुत करने वाले कहानीकार रहे। समाज एवं उनकी समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति एवं उसकी समस्याओं को सामने लाने वाले कहानीकार रहे। तो इनकी कहानियों में समाज से अधिक व्यक्ति को महत्व दिया गया है। व्यक्ति के मनोभाव, व्यक्ति के जो समस्याएं हैं, उनको वो सामने लेकर के आते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। इनकी कहानियों में एक और ऐतिहासिक देशकाल और वातावरण की सृष्टि है, तो दूसरी ओर हमें काव्यात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, प्रेम का चित्रण भी दिखाई देता है। स्वर्णिम अतीत के गौरव और कल्पना से इनकी कहानियां पूरी एक रमणीय दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक की, स्कंदगुप्त नाटक में, ध्रुव स्वामी नाटक आदि में अतीत के गौरव को प्रस्तुत करते हैं,
और उसको वर्तमान से जोड़ते हैं एक कल्पना की रमणीयता से युक्त होकर के। वही प्रभाव इनकी कहानियों में भी हमें दिखाई देता है। कहानियों ऐतिहासिक पात्र ले रहे हैं, परंतु उन ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से अपनी कल्पना का समावेश करते हुए उसे एक कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। और प्रसाद की कहानियों में हमें काव्यात्मक चित्रण भी दिखाई देता है। चाहे हम उनकी पुरस्कार कहानी देखते हैं, आकाशदीप आदि कहानी देखती हैं, तो उनमें काव्यात्मकता हमें दिखाई देती है। पात्र उन्होंने जो नारी पात्र को केंद्र में रखा है, और वे नारी पात्र भी ऐसे हैं जो इतिहास में से लिए हैं या जन सामान्य से लिए हैं, परंतु उनका एक उदात्त चरित्र प्रस्तुत करते हैं। जैसे पुरस्कार में मधुलिका का चित्र हम देखें, आकाशदीप कहानी में चंपा का चरित्र देखते हैं, उनकी देवव्रत कहानी है जिसमें हम सुमाता का चरित्र देखते हैं। तो नारी पात्रों की मन के भावों को, उनकी प्रेम की वृत्तियों को, उनकी रागात्मकता को, करुणा को, घृणा को, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावों को, उनका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए वे कहानी में पात्रों को केंद्र में रख करके, व्यक्ति के चरित्र विशेष को केंद्र में रख करके कहानी की रचना करते हैं। यद्यपि जयशंकर प्रसाद ने कहानी रचना प्रेमचंद पूर्व युग में प्रारंभ कर दी थी। उनकी पहली कहानी ग्राम हमें 1911 में रचित दिखाई देती है, जबकि प्रेमचंद युग तो 1916 से प्रारंभ हो रहा है और 1911 में इंदु पत्रिका में इनकी पहली कहानी प्रकाशित होती है, जो छाया का ये कहानी संग्रह में संकलित है। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। हालांकि प्रसाद की कहानियों को या उनके कहानियों की विकास यात्रा को हम चरणों में बांट नहीं सकते कि ये उनका प्रारंभिक काल है, ये उनका उत्कर्ष काल है, ये उनका विकास काल है, कि यहाँ कहानी में परिवर्तन आ रहा है। परंतु फिर भी अगर हम उनकी कहानी संग्रह में प्रारंभिक कहानियों को देखते हैं और धीरे धीरे कहानियों में इंद्रजाल तक जब हम पहुंचते हैं, आंधी और इंद्रजाल तक पहुंचते हैं, तो एक स्वाभाविक गति से कहानी की दिशा परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है। छाया और प्रतिध्वनि जो कहानी संग्रह हैं, उनकी कहानियां वर्णनात्मक रही, वे प्रेम वृत्त पर आधारित रही। फिर जैसे वो आकाशदीप की ओर बढ़ते हैं, उस कहानी संग्रह को हम देखते हैं, तो वहां हमें कल्पना की प्रचुरता, भावुकता, भाव की तरलता दिखाई देती है। प्रेम और सौंदर्य कहानी के मूल विषय बन जाते हैं। प्रेम की करुण पुकार दिखाई देती है। पात्रों के हृदय में, पात्रों के मन में जो एक अंतर्द्वंद्व चल रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण ये अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। और पात्र भी उन पात्रों के, जो पाठक है वह भी उन पात्रों के अंदर द्वंद्व के बीच में झूलने लगता है। पाठक को भी कहीं लगता है कि ये तो मेरा ही मन का द्वंद्व है, मेरी ही ये मानसिक स्थिति है जो प्रसाद कहानी में दे रहे हैं। और जो इनकी प्रसिद्ध कहानियां इस काल की रही, जो हमें आकाशदीप कहानी संग्रह में दिखती हैं, ममता है, धीवर बाला है, भिखारिन कहानी है, आकाशदीप कहानी है, तो इन कहानियों में प्रेम और सौंदर्य को मूल विषय रखा है। प्रेम की एक करुण पुकार हमें दिखाई देती है। पात्रों का चरित्र जो है वो एक मानसिक अंतर्द्वंद्व से होता हुआ विकास को प्राप्त करता है। तो पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रसाद और एक उदात्त दृष्टि लेते हुए प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही जब वो आंधी और इंद्रजाल तक पहुंचते हैं, तो वहां हमें कला की दृष्टि से प्रौढ़ता दिखाई देती है। पात्रों एवं घटनाओं की अब बहुलता नहीं है। प्रारंभिक कहानियों, चाहे हम छाया कहानी संग्रह की कहानियां देखें या प्रतिध्वनि की कहानियां देखें, उनके नाटकों में भी हम यहाँ तक कि देखते हैं पात्र अधिक होते हैं, घटना
की बहुलता होती है, पर आंधी और इंद्रजल तक आते आते पात्र महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, कहानी धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ने लगती है, तो घटनाओं की और पात्रों की बहुलता का अभाव हो जाता है। अनावश्यक वर्णन अब कहानियों में उनके नहीं दिखाई देते। आंधी उनकी यथार्थवादी समस्याओं को लेकर के लिखा गया कहानी संग्रह है, जिसमें वे मनोजगत की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कहानियों की बात करें तो पुरस्कार, देवरथ, गुंडा कहानी, मधुआ कहानी, चित्र मंदिर, इंद्रजाल आदि कहानी। गुंडा कहानी तो आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, पुरस्कार कहानी पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आकाशदीप कहानी को भी पाठ्यक्रम में पहले लगाया गया था। तो ये प्रसाद जी की प्रतिनिधि कहानियां हैं, जो व्यक्ति के मनोरागों को, व्यक्ति की समस्याओं को, विशेष रूप से नारी मन की वृत्तियों को प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। गुंडा कहानी में कैसे हृदय परिवर्तन होता है, समाज में जो गुंडा की छवि है, एक बदमाश व्यक्ति की छवि है, उस छवि को उसके हृदय का किस तरह से परिवर्तन दिखाते हैं कि व्यक्ति जो समाज में जिस नाम से जाना जा रहा है, पर अपने व्यक्तिगत रूप में वो किस तरह का होता है। तो ये कहानी एक गुंडा के रूप में ऐसे व्यक्ति का चरित्र प्रस्तुत हमारे सामने करती है। अब हम दूसरे कहानीकार लेते हैं, जो प्रेमचंद युगीन कहानीकार रहे, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी कहानियां मूल्य बोध की कहानियां हैं। तो मूल्य बोध की कहानियों को लिखने वाले ये कहानीकार हैं। ये भी प्रेमचंद वर्ग के कहानीकार माने जाते हैं। तो प्रेमचंद युग में हमें दो परंपराएं पैरेलल चलती हुई दिखाई देती हैं। एक सामाजिक यथार्थ को, सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करने वाले कहानीकारों की, जिसके प्रतिनिधित्व प्रेमचंद है और जिसका आगे चलकर के अनुकरण हम विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक को, उपेंद्र नाथ अश्क को, भगवती प्रसाद वाजपेयी को आदि करते हुए देखते हैं। और दूसरी परंपरा प्रसाद की रही, जयशंकर प्रसाद की, जिन्होंने प्रेम को आधार बना करके रोमानी कहानियों की रचना की। तो विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार रहे हैं और भारतीय पारिवारिक जीवन के विविध चित्र ये अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। परिवार के जो संबंध हैं, परिवार में किस तरह से परिवर्तन, अब इनकी ताई कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही, जो पारिवारिक संबंधों को दिखाते। एक निसंतान स्त्री कैसे अपने देवर की संतान को देख करके उसके मन में कभी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, कभी अपने मन के भीतर संतान के अभाव का भाव जागृत होता है, कभी वे उस बच्चे के प्रति एक ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसके लिए बुरा भी सोचती है, और कहीं कभी अंत में उसके अंदर जो ममता का भाव जागृत होता है, वात्सल्य का भाव जागृत होता है, और उस बच्चे के प्रति एक प्रेम का जो भाव प्रस्तुत करती है। तो पारिवारिक जीवन के विविध चित्रों को कौशिक जी अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। इनकी कहानियां घटना प्रधान रही हैं, इतिवृत्तात्मक कहानियां हैं, और इन्होंने अपनी कहानियों में गांव के जीवन की अपेक्षा नगर जीवन को अधिक चित्रित किया है। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन को विषय बनाते हैं, उनकी कहानियां अधिकांशतः ग्रामीण जीवन से संबंधित है, परंतु विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक शहर की समस्याओं को, नगरीय जीवन की समस्याओं को कहानियों का विषय बनाते हैं। इनकी कहानियां भी चरित्र प्रधान कहानियां रही हैं। चरित्र निर्माण में ये मनोविज्ञान का आश्रय लेते हैं, और इनकी कहानियों के पात्र भी यथार्थ जीवन के पात्र हैं, हमारे आसपास के जीवन से जुड़े हुए पात्र हैं, जो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनका यद्यपि पहला कहानी संग्रह तो प्रेमचंद युग से पूर्व ही 1913 में प्रकाशित हो गया था, रक्षाबंधन, पर प्रेमचंद युग में प्रेमचंद की परंपरा का पालन करते हुए जो इस युग में इनके कहानी संग्रह आए वे थे चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल, कल्प मंदिर, प्रेम प्रतिज्ञा।
इनकी प्रसिद्ध कहानियां, जिसकी अभी मैंने बात भी की, आपसे चर्चा भी की, ताई कहानी है, माता का हृदय, अशिक्षित का हृदय, वह प्रतिभा। तो इस तरह से समाज की समस्याओं को, शहरी जीवन की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को और अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई पात्रों को लेकर के और एक कहानी का ताना बाना इस तरह से बुनते चले जाते हैं कि पाठक उनके साथ अपने आप को जुड़ता हुआ अनुभव करता है। इसी तरह से इस काल के एक अन्य कहानीकार हुए सुदर्शन। ये भी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे। इन्होंने भी समकालीन जीवन की ज्वलंत समस्याओं का कथन किया है। जो उस काल में समाज की समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं को उठा करके कहानियों की रचना की है। परंतु समस्याओं का समाधान ये भी मुंशी प्रेमचंद की तरह आदर्शवादी तरीके से देते हैं। इनकी कहानियां बड़ी सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावशाली और भाषा बड़ी मुहावरेदार रहती है। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो सुदर्शन के कहानी संग्रह रहे सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, सुप्रभात, गल्प मंजरी, परिवर्तन, पनघट आदि। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही हार की जीत, जो हृदय परिवर्तन को दिखाती है। ये कहानी 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहानी लेखन उर्दू में प्रारंभ किया था। उनकी प्रारंभिक कहानियां सौजे वतन उर्दू में लिखी गई थी, जो सरकार द्वारा जब्त भी कर ली गई थी उस समय की अंग्रेज सरकार द्वारा। बाद में उन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया था। इसी तरह से सुदर्शन भी ऐसे कहानीकार रहे जिन्होंने कहानी लेखन उर्दू में प्रारंभ किया था और बाद में उर्दू से वे हिंदी की तरफ आए। तो उर्दू से लेखन प्रारंभ करके हिंदी में आने वाले कहानीकारों की परंपरा में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन का नाम आता है। इनकी पहले की जो कहानी संगत थी, वो लाहौर की उर्दू पत्रिका एक निकलती थी, हजार दास्तां, उसमें इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई हैं। सुदर्शन जी ने बाद में फिल्मी लाइन में भी चले गए थे, फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे और वहां से पर भी जाकर के अपनी प्रतिभा, फिल्म के निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। तो इस तरह से सुदर्शन की कहानियां भी मुंशी प्रेमचंद के कहानी परंपरा में आती है। अब हम अगले कहानीकार की बात करें तो ये है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। वैशाली की नगर वधु इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा, और वयम रक्षामा, जो इन्होंने रावण को उसका उपन्यास का नायक बना करके और उपन्यास की रचना की। तो इतिहास से पात्र लेते हैं, ऐतिहासिक कहानियों को लेते हैं, ऐतिहासिक विषय को लेते हैं और उसे वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ते हुए चलते हैं। तो ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में आचार्य चतुरसेन शास्त्री की अपनी एक अलग पहचान है और लगभग 450 कहानियों का लेखन इन्होंने किया है। और इनके कहानी संग्रह रहे अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, हल्दी घाटी में, वाणवधु आदि। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां प्रारंभिक कहानियों में रही, दुखवा मैं कासो कहूं मोरी सजनी, ना मालूम सी एक खता, फंदा, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां रही। अम्बपालिका जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, हल्दी घाटी, ये सब इनके ऐतिहासिक कहानियों के संग्रह हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को आधार बना करके और उनकी विषय को कहानियों में प्रस्तुत किया। और इनकी कहानियां भी इतिवृत्तात्मक अधिक रही हैं, उनमें घटना बहुलता अधिक दिखाई देती है। इतिहास को प्रस्तुत करना, अतीत के गौरव को प्रस्तुत करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो अतीत के पात्रों को आधार बनाकर उनके जीवन की
घटनाओं को आधार बना करके इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों की रचना की। तो ये एक ऐतिहासिक कहानीकारों के रूप में जैसे वृंदावन लाल वर्मा प्रसिद्ध हुए, उसी तरह से आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी ऐतिहासिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से एक अन्य प्रेमचंद युगीन कहानीकार हुए पांडे बेचन शर्मा उग्र। नाम इनका पांडे बेचन शर्मा था। इनका अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव उग्र था, तो इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ ही उग्र उपनाम जोड़ दिया। ये भी सामाजिक चेतना के लेखक रहे हैं। बेलौस, बेखौफ, प्रखर व्यक्तित्व वाले कहानीकार रहे हैं। सामाजिक शोषण को, अनाचार को, कुप्रथाओं को वे कहानी का विषय बनाते हैं और उनके प्रति आक्रोश भी प्रकट करते हैं। इनकी कहानियों में व्यंग्य की एक तीखी धार हमें देखने को मिलती है। समाज में जो दीनहीन व्यक्तियों का, निम्न वर्ग का जो शोषण हो रहा है, तो उस शोषण के विरुद्ध आक्रोश इनकी कहानियों में दिखाई देता है। समाज में जो कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिनसे समाज का शोषण हो रहा है, जिससे समाज की प्रगति नहीं हो पा रही है, उनके प्रति आक्रोश इनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। और इनका कहानी संग्रह था चिंगारियां, जो विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना का स्वर वहां प्रखर दिखाई देता है। और शासक वर्ग, उस समय ब्रिटिश शासन था, और जो राष्ट्रीय विद्रोह को, स्वर को तो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे, और इस चिंगारियां कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर दिया गया था। परंतु इन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप कहानियों में अपना आक्रोश प्रकट करना निरंतर जारी रखा। शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लज्जा आदि ये कहानियां प्रसिद्ध रही। कहानी संग्रह इनके प्रसिद्ध रहे, जिनमें इनके आक्रोश का स्वर प्रबल दिखाई देता है, व्यंग्य की तीखी धार दिखाई देती है। और उग्र की श्रेष्ठ कहानियां इस नाम से 2 खंडों में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की सभी कहानियां हम एक साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उग्र की श्रेष्ठ कहानियों के नाम से। अगले कहानीकार रहे इस प्रेमचंद युग के भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी भी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार कहलाते हैं। कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहानियों के पात्र उन्होंने भी समाज से लिए, समाज में अपने आसपास के जीवन से जुड़े हुए चरित्र लेते हैं और उनका यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं। जीवन की कुरूपताओं का पर्दाफाश करते हैं। इनकी कहानियों में हमें वर्तमान सभ्यता और आधुनिक समाज के खोखलेपन का चित्रण दिखाई देता है। स्त्री पुरुष के संबंधों में जो आज विघटन हो रहा है, संबंधों में जो निरंतर दरार आ रही है, स्त्री पुरुष के संबंधों में जो एक अविश्वास का भाव जागृत हो रहा है और परिवार के टूटने का, समाज में विघटन का मुख्य कारण क्या है, इसका यथार्थ अंकन भगवती प्रसाद वाजपेयी अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। मानव जीवन की जो जो कुरूपताएं हैं, जो जो वितृष्णाएं हैं, उनका पर्दाफाश प्रस्तुत करने में, उनका पर्दाफाश करने में वाजपेयी जी पीछे नहीं हटते हैं। उनकी कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं मधुपर्व, दीपमालिका, हिलोर, पुष्करिणी, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, ये इनके कहानी संग्रह। और इनकी जो प्रमुख कहानियां रहीं, जो बड़ी प्रसिद्ध रहीं, जिन्होंने पाठकों ने जिनकी बड़ी सराहना की, वे रहीं दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांकी, निंदिया लागी, स्वप्नमयी। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध प्रमुख कहानियां रही। इसी तरह से प्रेमचंद युग के एक अन्य कहानीकार रहे
उपेंद्र नाथ अश्क, जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में भी रहे, और ये भी उसी परंपरा के कहानीकार हैं जिन्होंने पहले उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था और बाद में हिंदी में आए थे। तो उर्दू से कहानी लिखने की परंपरा क्योंकि उर्दू में किस्सा गोई प्रारंभ हुई थी, एक किस्से के रूप में, कथा के रूप में कहानी लेखन प्रारंभ होता है, और हिंदी में कहानी लेखन बाद में हुआ। और प्रेमचंद युगीन, आप प्रेमचंद की भी भाषा देखें, चाहे उपन्यासों की भाषा देखें, चाहे कहानियों की भाषा देखें, तो उनमें हमें उर्दू के शब्द अधिक दिखाई देते हैं। वे खड़ी बोली हिंदी कम, हिंदुस्तानी अधिक लगती है। तो ऐसे ही उपेंद्र नाथ अश्क की भाषा हम देखें, या वाजपेयी जी की भाषा देखें, या परंतु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की भाषा और प्रसाद जी की भाषा वो तत्समनिष्ठ है, वो संस्कृत निष्ठ भाषा है। परंतु प्रेमचंद की भाषा, वाजपेयी की भाषा, उपेंद्र नाथ अश्क की भाषा, क्योंकि ये उर्दू से हिंदी में आए थे, तो इनकी भाषा में हमें उर्दू के शब्द अधिक दिखाई देते हैं। वो आम बोलचाल की भाषा दिखाई देती है। भाषा में एक सरलता, स्पष्टता, स्वाभाविकता, इतिवृत्तात्मकता वे अधिक दिखाई देती है। उपेंद्र नाथ अश्क भी सामाजिक समस्याओं को आधार बनाते हैं, पारिवारिक विषयों को कहानियों का विषय बनाते हैं, परिवार की समस्याओं को लेते हैं और उनका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहानियों में यथार्थवाद और मनोविश्लेषण, इन दोनों का एक समन्वित रूप हमें दिखाई देता है। इन्होंने निम्न मध्य वर्ग जो था उसकी समस्याओं को अपनी कहानियों का वर्णय विषय बनाया। जो निम्न वर्ग के पात्र हैं, समाज के जो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं थी, उनकी पूर्ण संवेदना के साथ प्रस्तुति इन्होंने अपनी कहानियों में की। जिस तरह से प्रेमचंद भी ग्रामीण किसानों की समस्याओं को केंद्र में रखते हैं, ग्रामीण वर्ग के कृषक वर्ग की अधिक समस्याओं को लेते हैं, ऋण की समस्या, किस तरह से उनका जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ऋण उतारने में ही बीत जाता है, श्रमिकों की, मजदूरों की समस्याओं को लेते हैं और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करते हैं, उसके साथ पाठकों की संवेदनाओं को जोड़ते हैं। उसी तरह से अश्क जी भी निम्न वर्ग के पात्रों की जो समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठक के मन में उनके प्रति एक गहरी संवेदना जागृत हो। और कहानियां एक यथार्थ के स्तर पर प्रस्तुत करते हैं, अपने आसपास के सामाजिक जीवन से कहानियों को लेते हैं। और आज से 100 साल पहले लिखी गई कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक जान पड़ती है। इनके जो उर्दू के कहानी संग्रह थे वे थे नवरत्न, औरत की फितरत। बाद में जब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो हिंदी में इनके कहानी संग्रह रहे जुदाई की शाम के गीत, पिंजरा कहानी संग्रह भी प्रसिद्ध है और पिंजरा कहानी भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रही। और अश्क की 70 श्रेष्ठ कहानियां, इस नाम से इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, काले साहब, ये इनकी कुछ लोकप्रिय कहानियां रही, प्रसिद्ध कहानियां रही, जो पाठकों द्वारा अत्यधिक सराही गई। गर्म राख इनका उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध रहा, गिरती दीवारें इनका उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में उपेंद्र नाथ अश्क भी प्रेमचंद युग में अपना एक अलग स्थान बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने बात की प्रेमचंद युग के उपन्यास कहानीकारों की बात, प्रेमचंद की कहानी की बात की, उनकी कहानियों की जो परंपरा थी, उनकी कहानियों के जो विषय और शिल्पजन्य विशेषताएं थी, और उनके युग के जो अन्य कहानीकार हुए उन्होंने कैसे प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के यथार्थ को समाज के सामने प्रस्तुत किया, इस पर आज हमने चर्चा की। तो प्रेमचंदोत्तर जो कहानीकार हैं
उनकी कहानियों के विषय में हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।